हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम पर्वत निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं कि धरातल पर पर्वतों का निर्माण किस तरह हुआ है। आज हम इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि जो किन विद्वानों ने क्या क्या सिद्धांत दिया है पर्वत निर्माण से संबंधित। इसमें आज हम कोबर का सिद्धांत पढ़ेंगे। कोबर ने पर्वत निर्माण का भूसंति सिद्धांत दिया था जो कि संकुचन पे आधारित था। उससे पहले हम जो पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत है, जैसे अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है पर्वत निर्माण से संबंधित। तो जो सिद्धांत है विद्वानों के वो दो वर्गों में रखे जाते हैं। देखो, पहला है पर्वतों का निर्माण धरातलीय क्षैतिज संचलन के कारण भूपटल में संकुचन होने से हुआ है। भूपटल में संकुचन और वलन होने से होता है। यानी पर्वतों का जो निर्माण है क्षैतिज संचलन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, तो फिर उसके बाद फिर संकुचन और वलन होने से पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। तो इस पहले पॉइंट को दो भागों में बांटा है। पहला है देखो क्षैतिज संचलन। पृथ्वी में क्षैतिज संचलन पृथ्वी में सिकुड़न होने से उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत संकुचन सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। और जो संकुचन का सिद्धांत है वो कोबर और जेफ्रीज ने दिया था। कोबर और जेफ्रीज का जो सिद्धांत है पर्वत निर्माण का वो संकुचन पे आधारित है। तो इसमें जो संकुचन है वो क्षैतिज संचलन के द्वारा होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, उसके द्वारा संकुचन होता है पृथ्वी में। तो जो सेकेंड बिंदु है, इसके अनुसार जो क्षैतिज संचलन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो महाद्वीपीय प्रवाह के कारण होता है। महाद्वीपीय प्रवाह के कारण होता है और इसके अंदर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को सम्मिलित किया जाता है। अब इसके अनुसार जो सिद्धांत है वो वेगनर, होम्स, जोली और डेली के सिद्धांत हैं। यानी महाद्वीपीय प्रवाह के अनुसार वेगनर, होम्स, जोली और डेली के ने अपने सिद्धांत दिए हैं और संकुचन सिद्धांत है वो कोबर और जेफ्रीज ने दिया है। तो इसमें हम कोबर ने जो सिद्धांत दिया है पर्वत निर्माण से संबंधित उसका अध्ययन करेंगे। कोबर का पर्वत निर्माणक भूसंति सिद्धांत। अब जो कोबर थे ये देखो जर्मनी के रहने वाले थे, एक जर्मन थे। तो इनका नाम था लियोपोल्ड कोबर। तो इनका जीवन काल था 21 सितंबर 1883 से 6 सितंबर 1970 तक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डेर बाउ डेर इर्डे। अब ये जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने ये जर्मन भाषा में लिखी थी, तो पुस्तक का जो नाम है वो जर्मन भाषा में ही है। तो इनका जो सिद्धांत है वो संकुचन शक्ति पर आधारित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। इसमें फिर हम जो कोबर का सिद्धांत पढ़ते हैं। देखो, ये कोबर थे, ये जर्मन विद्वान थे। इन्होंने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसंति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और भूसंति का सिद्धांत देखो, जो कोबर है ये जो भूसंति और जो स्थल के दृढ़ पिंड, जो स्थल के दृढ़ स्थल है इनके मध्य संबंध स्थापित कर रहे थे। भूसंति और दृढ़ स्थल के बीच में ये संबंध स्थापित कर रहे थे। तो इन्होंने कोबर ने ये बताया कि जो अग्र प्रदेश है ये भूसंति और ये है अग्र प्रदेश यहाँ अग्र
देश कह सकते हैं, या फोरलैंड कहते हैं, फोरलैंड। तो ये क्या, जब सरकते हैं, पास में आते हैं, तो संकुचन होता है। संकुचन होने से संपीड़न बल है, संपीड़न बल उत्पन्न होता है। संपीड़न बल जब उत्पन्न होता है तो जो वलन है, जो मतलब कि जो भूसंति है, उसमें वलन पड़ता है। भूसंति में वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये जो कोबर का ये सिद्धांत है कि जो संकुचन सिद्धांत इन्होंने दिया है कि ये जो संकुचन होने से, देखो जो अग्रदेश है, ये जो स्थलखंड है, ये इन्हें अग्रदेश नाम दिया है, अग्रदेश या फोरलैंड। संकुचन होने से इनमें गति उत्पन्न होती है। गति उत्पन्न होती है तो ये दोनों प्रदेश पास में आते हैं। पास में आने से संपीड़न बल उत्पन्न होता है। संपीड़न बल जब उत्पन्न होता है तो ये जो जियोसिंक्लाइन है, भूसंति, इसमें इसके जो अवसाद है, इसमें जो तलछट है, इसमें वलन पड़ता है और वलन से ये पर्वतों का निर्माण होता है। कोबर के अनुसार जहाँ कहीं भी भूसंतियाँ थी प्राचीन समय में, वहाँ पे आज पर्वतों का निर्माण हुआ है। और कोबर ने जो प्राचीन दृढ़ भूखंड थे भूसंति के चारों ओर, जैसे ये भूसंति है, ये भूसंति है, इसके चारों ओर जो पर्वतीय स्थल थे, कोबर ने उनका नाम क्रेटोजेन रखा था, क्रेटोजेन। यानी जो भूसंति है, इसके चारों ओर जो स्थलीय या दृढ़ भाग था, उसका नाम कोबर ने क्रेटोजेन रखा था। इसके बाद आगे है, कोबर ने माना कि जो भूसंतियाँ होती है वो लंबे और चौड़े गर्तनुमा होती है, लंबी होती है, चौड़ी होती है, एक गर्त के रूप में होती है, खड्डे के रूप में होती है। अब संकुचन सिद्धांत पे आधारित है कोबर का ये सिद्धांत। पृथ्वी पे जब संकुचन हुआ पृथ्वी पे, तो पृथ्वी संकुचन के कारण पृथ्वी के कुछ भाग ऊपर उठे और कुछ भाग नीचे धंस गए। अब देखो नीचे धंसने से क्या है, फिर भूसंति का निर्माण हुआ। कोबर का यह मत है कि संकुचन से भूसंति का निर्माण होता है और इसे भूसंति की अवस्था कहते हैं। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसमें कुछ संकुचन हुआ। संकुचन होने से कुछ पृथ्वी पर स्थित जो भाग है कुछ ऊपर उठे और कुछ नीचे धंस गए। नीचे धंसने से भूसंति का निर्माण हुआ और इसे भूसंति की अवस्था कहते हैं। भूसंति का जब निर्माण हुआ, जैसे ये भूसंति है, इसका निर्माण हुआ, मगर इसके जो ये भूसंति के ये जो बाहर वाले भाग है, ये स्थलीय दृढ़ भाग है। तो स्थलीय दृढ़ भागों से अगर कोई नदी बह रही है, जैसे कोई नदी बह रही है, तो इस भाग का क्या करेगी नदी? अपर्दन करेगी। अपर्दन करने से नदी द्वारा लाए गए अवसाद है वो भूसंति में एकत्रित होंगे। और जैसे पिछले वीडियो बताया था कि जो अवसाद जो होते हैं, इनको लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं यहाँ भूसंति बनने में। जब निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ये भूसंति का जो तल है वो नीचे धंसता है, जिसे ये अवतलन की क्रिया कहते हैं। यानी अवतल है, जो इसका तल है वो नीचे धंस जाता है, तो उसे अवतलन की क्रिया कहते हैं। उसके बाद जब ये धंसता है तो ये जो फोरलैंड है, जो अग्रदेश है, ये फिर पास में आते हैं। जब ये पास में आते हैं तो जो भूसंति है, इसके जो तलछट में जो अवसाद जमा है, जब ये पास में आते हैं तो फिर संपीड़न बल उत्पन्न होता है। संपीड़न बल उत्पन्न होने से जो भूसंति है, इसके जो अवसाद है, इसमें जो तलछट है, उसमें वलन उत्पन्न होता है।
और इसके वलन उत्पन्न होने से पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहती है। तो इसमें क्या क्षैतिज संचलन हुआ, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये पास में आ रहे हैं, जो फोरलैंड है, जो अग्रदेश है, तो इसमें क्षैतिज संचलन होता है। क्षैतिज संचलन होने से, इस क्षैतिज संचलन होता है तो इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। तो पर्वत निर्माण की अवस्था इसे कहते हैं। और तलछट में वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण होता है। अगर जो जैसे पिछले वीडियो में बताया था, अगर जो संपीड़न बल है वो तीव्र होता है तो संपूर्ण जो क्षेत्र है, जैसे भूसंधि हो गई, ठीक है, तो वलन होगा वो अधिक होगा। अगर संपीड़न बल तीव्र नहीं है, ये भूसंधि है, संपीड़न बल तीव्र नहीं है, तो केवल किनारों पे पर्वतों का निर्माण होगा, यानी या फिर किनारों पे ही वलन की क्रिया होगी। तो ये जो वलन रहित भाग होता है इसे कोबर ने स्वाशील बल की संज्ञा दी है। स्वाशील बल, इस वलन रहित भाग को स्वाशील वर्ग की संज्ञा दी है कोबर ने। इसे स्वाशील वर्ग भी कहते हैं, मध्य पिंड भी कहते हैं, या मीडियन मास भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो कोबर ने पर्वत निर्माण की क्रिया बताई है। और कोबर ने अपने पर्वत निर्माण से संबंधित अपने कई उदाहरण दिए हैं। विश्व में जो पर्वत है उन सभी का उदाहरण दिया है। तो उसके साथ ही जो कोबर ने हिमालय की उत्पत्ति का भी बताया है। यह देखो डायग्राम है, यह हिमालय की उत्पत्ति का है। इसमें देखो अग्रदेश है, ये अग्रदेश है। अग्रदेश कौन से हैं यहाँ पर? अंगारा लैंड और दक्कन का पठार कह दो, शायद गोंडवाना लैंड कह दो, ठीक है, कुछ भी इनको कह सकते हैं। और अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड के बीच में भूसंधि है। भूसंधि कौन सी है? टेथिस भूसंधि। तो पृथ्वी में जब संकुचन हुआ तो ये अग्रदेश है, ये पास में आए। तो ये जब पास में आए तो फिर संपीड़न बल उत्पन्न हुआ। संपीड़न बल के उत्पन्न होने से ये जो भूसंधि है, इसमें जो अवसाद है, जो इसमें जो तलछट है, उसमें वलन की क्रिया हुई। वलन की क्रिया हुई तो पर्वतों का निर्माण हुआ। अब पर्वत देखो, उत्तर दिशा में कुन-लुन पर्वत है, उसका निर्माण हुआ, और दक्षिण में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, मगर ये बीच में है तिब्बत का पठार। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर संपीड़न बल अगर तीव्र नहीं होता है तो पर्वत जो वलन है वो केवल किनारों पे पड़ता है, मध्य के भाग में वलन उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मध्य पिंड है इसे तिब्बत का पठार कहते हैं। यानी दो वलन के बीच में जो वलन रहित जो क्षेत्र बना उसे तिब्बत का पठार कहते हैं। या फिर कुन-लुन पर्वत है या हिमालय के बीच में जो मध्य पिंड है या फिर स्वासीन वर्ग है, वो तिब्बत का पठार है, क्योंकि इसका जो संपीड़न था वो तीव्र नहीं था। अगर संपीड़न तीव्र होता तो तिब्बत के पठार का निर्माण नहीं होता, तो यहाँ भी वलन पड़ता, लेकिन संपीड़न बल है वो तीव्र नहीं था। तो ये आपको समझ में आया होगा।
अगर ना समझ में आए आप क्वेश्चन कर सकते हो इसमें। तो ये कोपर के सिद्धांत के बाद इसकी सिद्धांत की हम आलोचना देखते हैं। कोपर के सिद्धांत की आलोचना में पहला बिंदु यह है कि विद्वान यह कहते हैं कि जो संकुचन सिद्धांत दिया है, कोपर ने कहा है कि संकुचन के कारण पृथ्वी में वलन हुआ, पृथ्वी में वलन हुआ। जो संकुचन बल है, विद्वानों का यह कहना है, जो संकुचन बल है उसके कारण पर्वतों का निर्माण होना थोड़ा मुश्किल है। यह संभव नहीं है कि संकुचन के कारण पर्वत का निर्माण हो जाए। तो इसलिए जो संकुचन पे आधारित जो सिद्धांत है इसको थोड़ा नकारा जाता है कोपर का। उसके बाद जो सेकेंड बिंदु है, सेकेंड बिंदु में जैसे मैंने बताया आपको, जो अग्र प्रदेश है जो दोनों तरफ से खिसकते हैं, ये बताया आपको। तो इसमें कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो कोपर कह रहा है दोनों तरफ से जो अग्र प्रदेश है, फोरलैंड है, वो आगे हुए, वो सही नहीं है। ये भूसंधि, ये अग्र देश, तो ये दोनों, इन दोनों में संचलन हुआ था, क्षेत्रीय संचलन हुआ था। लेकिन विद्वान कहते हैं कि ये सही नहीं है। एक डेली महोदय हैं, अग्रदेश, ये भी अग्रदेश। देखो डेली महोदय ने यह कहा कि जो अग्रदेश है ये दोनों आपस में नहीं खिसकेंगे, केवल एक अग्रदेश ही मूवमेंट होगा और एक स्थिर रहेगा। तो ये डेली महोदय ने कहा था, ठीक है। कोपर ने तो कहा था दोनों अग्र प्रदेश एक दूसरे की तरफ मूव होंगे, लेकिन डेली महोदय ने कहा कि दोनों नहीं होंगे, केवल एक जो अग्र देश है वो ही मूव होगा और एक है जो अग्र देश है वो स्थिर रहेगा। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके अनुसार जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो प्लेटें हैं वो गति करती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक प्लेट स्थिर रहेगी। जैसे हिमालय का निर्माण हो रहा है तो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है, जो ये प्लेटें हैं, ये दोनों ही गति कर रही है। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उनके अनुसार तो जो सिद्धांत है ये कोपर का यह सही साबित होता है। फिर उसके बाद वो थर्ड आलोचना में तीसरा बिंदु है कोपर का। इसमें यह कहा गया विद्वानों के द्वारा कि जो पूर्व से पश्चिम जो पर्वतों का फैलाव है या जो इसका स्पष्टीकरण है वो तो सही है, मगर उत्तर से दक्षिण की ओर जो पर्वत फैले हुए हैं उनका स्पष्टीकरण सही नहीं, कोपर सही नहीं बता सके, ठीक है। तो इस तरह से कोपर का सिद्धांत और इसकी आलोचनाएं हमने कर ली है। सिद्धांत बिल्कुल ही आसान है, कोपर का मुश्किल नहीं है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि भूसंधि जैसे अग्रदेश है, अग्रदेश में क्षैतिज संचलन होता है, अग्रदेश पास में आते हैं, पास में आने के कारण संपीड़न बल की उत्पत्ति होती है। संपीड़न बल जब उत्पन्न होता है तो भूसंधि में जो तलछट है उनमें वलन उत्पन्न हो जाता है। वलन के उत्पन्न होने से पर्वतों का निर्माण होता है। अगर वलन तीव्र है तो संपूर्ण वलित पर्वत वो होगा। अगर जो संपीड़न की गति अगर तीव्र है, तीव्र नहीं है तो केवल किनारों पे ही वलन पड़ेगा और मध्य का भाग है वो वलन रहित होगा।
जिसे मध्य पिंड कहते हैं, और कोबर ने उसका नाम स्वासीन वर्ग बताया है। तो इस तरह से ये कोबर का सिद्धांत समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।